नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इस नई चीज को एक्सप्लोर किया और देश के सामने रखा, जिसका विरोध बहुत सारी पार्टियों ने किया। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, आप पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, इन सभी ने इसका बहुत पुरजोर विरोध भी किया हुआ है। और इसी विरोध के बीच में, इसी गहमा गहमी के बीच में हमारे देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक 7 सदस्य का एक पैनल बना लिया, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी को दी गई है और जिसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ही आगे इस पर फैसला किया जाएगा। अलग अलग पार्टी की बात करें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है इस विषय के ऊपर में कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। कोई कहता है ये एक बहुत क्रांतिकारी एक स्कीम है, इस पॉलिसी है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ जी जो इसके ऊपर एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी कहते हैं, क्रांतिकारी नीति है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ जी और एक अगली तरफ है राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि ये सत्ता में बैठी हुई जो केंद्र सरकार है उसका अब्यूज ऑफ पावर है, जो वापस 2024 में लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापस आने के लिए जो एक पैंतरा अपना रही है वही है वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ भी नहीं। तो सबके अलग अलग राय हैं, सबके अलग अलग मशवरे हैं, सबके अलग अलग विरोध है, सबके अलग अलग समर्थन है। और इसी बीच में एक थर्ड जो चौथा पिलर आता है डेमोक्रेसी का जो है मीडिया, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इन सभी जगह पर जो बातें हो रही है वो काफी इलॉजिकल हो रही है। हम यहां पर इसको बहुत डिटेल में, बहुत समझदारी के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में समझेंगे कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या। दूसरी बात कि क्यों इसको रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है तो, और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम एक के बाद एक पर्दा हटाएंगे और समझेंगे और आपकी ओपिनियन से पूछेंगे। तो पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली बात, दो तरह के चुनाव जो आप, इस पर हम और आप जो है वो मजबूती के साथ अपना मत देने जाते हैं। दो इलेक्शन की बात करूंगा यहां पर, एक है लोकसभा का इलेक्शन और एक है विधानसभा का चुनाव। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात करें तो इन दोनों चुनाव की जो तारीखें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इनके जो वर्ष होते हैं चुनाव के वो अलग अलग होते हैं। आप जिस राज्य में भी होंगे वहां पर विधानसभा का चुनाव किसी और समय पर हो रहा है और लोकसभा का चुनाव किसी और समय पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर अमूमन जो होता है एक पार्टी, एक जो लोकसभा है या विधानसभा है, इन दोनों का जो कार्यकाल होता है नॉर्मली वो 5 साल का होता है, अगर वहां पर सरकार ने अपना बहुमत 5 साल तक बनाए रखा है तो। और सभी के 5 साल जो है वो अलग अलग समय पर पूरे होते हैं। मान लीजिए मेरी उम्र 30 वर्ष है और आपकी उम्र भी 30 वर्ष है, क्या हम उसी वर्ष एक ही तारीख में बर्थडे मनाएंगे? क्या नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म शायद अलग तारीख में हुआ होगा, अलग समय पर हुआ होगा, लेकिन हम उसी वर्ष अपना बर्थडे मनाएंगे, लेकिन सेम तारीख पर नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारा जो साल है वो अलग तारीख पर पूरा होता है। उसी तरीके से लोकसभा का जो चुनाव होता है वो अपने 5 साल खत्म होने पर होता है। विधानसभा का चुनाव जो होता है अलग अलग राज्यों में वो उनके 5 साल पूरे होने पर ही वहां पर इलेक्शन होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये लागू होता है हमारे देश के अंदर पे तो ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे, यानी कि हम और आपको 5 साल में एक ही बार जाना है पोलिंग बूथ पे, अपना मत देना है। उस एक साथ हम लोकसभा के उम्मीदवार को भी चुनेंगे और उसी समय पर हम विधानसभा के उम्मीदवार को भी चुनेंगे। ये होता है वन नेशन वन इलेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। और इसी के बीच में कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट पर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सवाल मन में यह आता है कि ये एक नई नीति है कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है? मन में सवाल आना चाहिए। तो वो उसका जवाब है कि जब हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, और उसके ही अगले 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कर दिया गया था, इसके बाद जो पहला जनरल इलेक्शन यानी कि जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो एक साथ हुए थे। यानी कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ राज्यों में भी हुआ था और एक साथ केंद्र का भी चुनाव हुआ था लोकसभा वाला। 1952 की बात करते हैं तो पहली बार हुआ 1952 में। उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ऑटोमेटिकली चल गया था।
अगला चुनाव 5 साल के बाद होगा, जो कि 1957 को हुआ था, ये भी साथ में हुआ था। इसके बाद जो चुनाव हुआ था वो 1962 में हुआ, क्योंकि 5 साल हो चुके। ये चुनाव भी जो हुआ था ये भी साथ में हुआ था, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। इसके अगले 5 साल की बात करें तो 1967 में जो चुनाव हुआ था वो भी लोकसभा और विधानसभा का एक साथ हुआ था। सभी राज्यों में एक साथ 1 तारीख को चुनाव किया गया था। लेकिन इसके ही बाद 1968 की बात करें, 1969 की बात करें, तो कुछ राज्यों की जो विधानसभा थी वहां पर जो सरकार बनी थी उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वहां पर सरकार टूट जाती है। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है, समय से पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, इसीलिए वहां पर इलेक्शन की तारीख कुछ और हो जाती है और जो ये सिंक्रोनाइजेशन था ये टूट जाता है और आने वाले वर्षों में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होना चालू हो जाते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में बात करें तो सारे राज्यों के चुनाव और विधानसभा के अलग अलग चुनाव और लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग तारीखों में होते हैं। तो आपको क्या ये समझ में आ गया कि ये दोनों चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्यों होते हैं? शुरुआत एक साथ हुई थी, बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से अलग अलग तरीके से समय पर सरकार गिरना चालू होती है, नए नए इलेक्शन चालू हो जाते हैं। तो जब चुनाव होगा, रिजोल्यूशन होगा, भंग होगी विधानसभा, तब नया इलेक्शन चालू हो जाता है। इसी कारण से ये जो सिंक्रोनाइजेशन था, ये जो क्रम था, ये जो ऑर्डर था, ये ब्रेक हो गया और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुछ झलकियां थी पहले चुनाव की जो अब मैंने बात करी। अब वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सरकार ने सोचा भी होगा फायदे जो होंगे, और साथ में जो अपोज कर रहे होंगे उन्होंने भी कुछ मत रखा होगा कि ये कारण है हम इसका हमारे विरोध करने का। तो इस पर नजर डालते हैं जो बहुत डिटेल रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। इसको लागू करने वाली जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप इस बात को बहुत ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव होता है ये दोनों ही इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। अब बात आती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि आचार संहिता की, जिसको लागू कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। क्यों लागू करता है? उसका एक कुछ नियम होता है जो इलेक्शन की डेट डिसाइड होने से लेकर इलेक्शन हुए तक, जिस दिन इलेक्शन या वोटिंग होने वाली है उस तारीख तक इन नियमों को पालन करना है। इसी को ही कहते हैं आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है किसी राज्य में या देश भर में, तो उस समय केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नई नीति या स्कीम या योजना लेके नहीं आ सकती है, भले ही उसकी जरूरत कितनी ज्यादा क्यों ना हो। इस समय पर आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। आ गई होगी आपको सब बात समझ में। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या, इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो गवर्नेंस में आपको इनएफिशिएंसी नजर आती है, अक्षमता नजर आती है। वो इसलिए नजर आती है क्योंकि इस समय पे कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो सकते। जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जो नियमित तरीके से जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, नए कार्य यहां पर लागू नहीं किए जाते हैं। इसका भी रीजन है, रीजन ये है कि अगर ये आचार संहिता ना लगी हो और जो सरकार यहां पर सत्ता में हो, विधानसभा में या लोकसभा में, वो इलेक्शन के पहले यानी कि वोटिंग के 2 दिन पहले भी अगर कोई ऐसी स्कीम लेकर आ गई और ये बोल दिया कि आज से सभी लड़के लड़कियों के लिए और युवा युवतियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए इंटरनेट फ्री है, तो सब बोले सरकार ने तो हमारे लिए बेहतर कार्य कर दिया, हमारे पैसे बचा लिए, अगला वोट तो आप ही को पड़ेगा। तो वहां पर सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। ऐसा ना हो इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका कारण क्या हुआ, बेनिफिट क्या होगा? इससे ये हो सकता है बेनिफिट कि अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं, 2014 की बात करते हैं तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय देश भर में 7 महीने के लिए आचार संहिता लगी हुई थी। 3 महीने के लिए लगी हुई थी केंद्र में, 2 महीने के लिए जम्मू कश्मीर और झारखंड में लगी हुई थी, और 2 महीने के लिए आपकी लगी हुई थी हरियाणा के अंदर पे। तो टोटल मिला के देखो तो 7 महीने के लिए देश भर में या अलग अलग राज्य मिलाकर 7 महीने आचार संहिता, मतलब 7 महीने पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा सके थे। और जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय 10 मार्च से लेकर 23 मई तक, इस 10 मार्च को इलेक्शन की तारीख बता दी गई थी, डिक्लेयर कर दी गई थी, और 23 मई को इलेक्शन पूरे खत्म हो गए थे अलग अलग राज्यों में। तब से लेकर तब तक यानी कि लगभग 2.5 महीने तक
आचार संहिता लगी हुई थी और केंद्र का कोई भी कार्य नहीं हुआ था। और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव अगले राज्यों में होते तो उस राज्य में फिर से 2 महीने के लिए आचार संहिता लग जाती है और उस राज्य में 2 महीने के लिए काम नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2.5 महीने और वो 2 महीने मिलाकर 4.5 महीने, 12 में से 4.5 महीने तक वहां पर कोई भी गवर्नेंस के कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो ये पूरा जो आचार संहिता का टाइम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में मात्र 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए ही लगे रहेगा, ताकि केंद्र के और राज्य के चुनाव बहुत बेहतर तरीके से निपटाए जा सके और वहां पर जो इनएफिशिएंसी गवर्नेंस में आती है उसको कम किया जा सके। अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि चुनाव के वक्त में जो इलेक्शन में होने वाले खर्च जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये हमारी सोच से भी ज्यादा होते हैं। अगर आप यहां पर ग्राफ की स्टडी कर पा रहे हैं तो 2000 यहां पर बात करें 2009 है, 2014 है, 2019 है, तो 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे उस इलेक्शन में। पूरे की बात करते हैं, ठीक है, यहां फिलहाल लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा का अलग प्रचार प्रसार होगा, उसको देख रेख में जो खर्चे होते हैं वो, फिर विधानसभा के चुनाव होंगे उसके देख रेख के लिए जो खर्चे होते हैं वो अलग, मिलाकर खर्चे आसमान छूते हैं। तो इन्हीं पैसों को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो एक ही साथ अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो प्रचार प्रसार भी एक साथ हो जाएगा, काम करने वाले भी एक साथ काम कर लेंगे, पोलिंग बूथ का खर्चा भी बच जाएगा और कहीं ना कहीं पे जो इलेक्शन के जो एक्सपेंस होते हैं वो काफी रिड्यूस हो जाएंगे। ये कहना है, ये मानना है अलग अलग कमिटीज का। तो 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे और 2019 की अगर बात करते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और अगर यही इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा का एक साथ कर दिया जाता है तो 2,000 करोड़ रुपए के आसपास देश में बचत हो सकती है। तो ये रीजन है आपके इलेक्शन एक्सपेंस को बचाने के लिए आप वन नेशन वन इलेक्शन का सहारा ले सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल की बात करते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे जो इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में है, विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में है, तो उनका जो एक्चुअल वर्क है वो वर्क वो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो इलेक्शन ड्यूटी पे ही लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनका जो कार्य है वो बाधित होता है। इसीलिए अगर एक ही बार इलेक्शन होगा, 5 साल में एक बार होगा, तो इनको सिर्फ 5 साल में एक बार 2 महीने के लिए ही अपनी सेवा देनी पड़ेगी। उसी तरीके से कुछ सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं और वहां पर जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो वहां के लोगों को सेफ प्लेस में ला के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। 10 मिलियन लोगों को अलग जगह पे लाकर इलेक्शन कराते हैं। तो 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग अगर कहीं से इलेक्शन के लिए आते हैं तो उनके लिए मिलियंस इलेक्शन बूथ, पोलिंग बूथ बनाए जाते होंगे और उन पोलिंग बूथ की हिफाजत के लिए हमारे जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, जो आर्म्ड फोर्स है, उसको वहां पर डिप्लॉय करना पड़ता होगा। और अगर इनको 2 बार डिप्लॉय करना पड़े तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि ये सब बॉर्डर से निकलकर कहां पे आते हैं, ये सब आते हैं देश के अंदर पे इलेक्शन को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए। और साल में इनको 2 बार आना पड़ेगा, कई बार 2 बार आना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। अगर यही चीज एक साथ हो जाती है तो इनको एक ही बार अपनी जगह से हटना पड़ेगा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो रहेगी वो काफी हद तक मजबूत रह सकती है। ये भी एक रीजन है वन नेशन वन इलेक्शन के। तो ये बेनिफिट आप देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत जगह पे इसका अपोज भी किया जा रहा है। तो वो अपोज करने के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं, इस पर नजर डालते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू कर दिया जाता है तो 77% चांस होता है, 77% चांस होगा कि जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है वही पार्टी स्टेट पे रूल करेगी। इसलिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये केंद्र सरकार सत्ता में वापस आने के लिए अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनको डर है या वगैरह वगैरह बहुत सारी जो राजनीतिक बातें हैं जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम लॉजिकल बातें करेंगे, तो वो हो सकता है। तो 77% चांस है कि केंद्र की पार्टी राज्य में भी आके वापस यहीं पे चुन ली जाएगी और ये यहां पर भी रूल चालू कर देगी। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये है इनका अपोज करने का, अपोज करने का या ये कहें या कुछ भी चीजों का, कि अगर ये इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं। कारण क्या है समझिएगा, एक साथ करने से जो पार्टी केंद्र में रूल कर रही है वही राज्य में रूल कर पाएगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वही इलेक्शन एक साथ ना होके 6 महीने के गैप में हो जाते हैं
तो यहां पर जो बर्डन हो जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर पे वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है कि अगर आपने मान लेते हैं जनवरी मंथ पे लोकसभा का चुनाव हो गया और आपने एक पार्टी को चुन लिया, और अगर आपने अब उसी समय तो विधानसभा नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव जो है वो जुलाई में होने वाले हैं मान लेते हैं, तो आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे जिस पार्टी को हमने वोट दिया, चुन लिया, क्या वो पार्टी बेहतर कार्य कर रही कि नहीं कर रही है, तो आप 6 महीने तक उसका जायजा ले सकते हैं। अगर 6 महीने में आपको लगा कि अरे हमने तो गलती कर दी बाबा जनवरी में उसको इलेक्शन में वोट जिताकर, तो आप अपना फैसला क्या करोगे, बदल लोगे और अगले 6 महीने के बाद आप दूसरी पार्टी को अपने स्टेट में वापस यहां पे लेके आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो एक बर्डन, एक प्रेशर जो है वो पार्टी के ऊपर बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है, वही सेम प्रेशर पे देख लीजिएगा, दूसरा कारण यह है, मैंने बताया, मैं आपको आंकड़ा दूं कि अगर इलेक्शन में गैप 6 महीने का हो जाता है तो यहां पर जो प्रतिशत होता है वो 60% चांस होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में आ जाए, यानी कि सेंट्रल के ऊपर खतरा बढ़ जाता है कि वो स्टेट पे पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। दूसरी बात अगर हम करें यहां पर कि अगर ये दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं, नेशनल लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, तो ऐसे वक्त पे जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं लोकल इश्यूज के ऊपर पे। यानी कि अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी देश का राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, यहां पर नक्सल मामला अगर है तो नक्सल मामला जो रहेगा वो शैडोड हो जाएगा और जो नेशनल इशू रहेगा वो हावी हो जाएगा। तो नेशनल इश्यू में बात करें तो नेशनल पार्टी जो होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है स्टेट इलेक्शन में भी, और जो लोकल रीजनल पार्टीज होती हैं वो रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं पे उनका अस्तित्व जो रहता है वो खत्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे नेशनल हावी हो जाएगा स्टेट के ऊपर पे, इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसका खुलकर अपोज भी कर रही होती हैं। ठीक है, और इलेक्शन के समय पर अगर बात करें, जो इलेक्शन का टाइम अगर अलग अलग हो जाता है, एक साथ होगा तो आप कुछ भी करो, आपको 2 महीने के लिए अपना कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही इलेक्शन का टाइमिंग अगर बढ़ जाता है, 6 महीने हो जाता है, तो वो जिसको आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे मौका दिया था वो कंटिन्यू स्कैनर पे रहेगा आपके, कि आप उस पर नजर बनाए रखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये पार्टी कैसा काम कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होगा विधानसभा का, तो आप उसको वहां पर उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप यहां पर उसको वोट करोगे स्टेट में, तो वो लगातार उसको परफॉर्म अच्छा करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, 2019 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, 2000 रंग चेंज कर दूं यहां पर, तो 2014 की बात अगर हम करें, 2014 की अगर हम बात करें तो यहां पे लोकसभा के चुनाव हुए थे। 2019 की बात करूं तो अगला चुनाव 2019 में हुआ था। इसके बीच में राज्यों में अलग अलग जगह पर विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, चाहे कर्नाटक की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, अलग अलग राज्यों विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो जो व्यक्ति विधानसभा में यहां पर वोट देने जाएगा तमिलनाडु पे, वो 2014 में चुनी हुई पार्टी जिसको सेंटर में बैठाया गया था उसके परफॉर्मेंस को चेक करेगा और उसके हिसाब से तमिलनाडु में वोट करेगा। तो यहां पर लगातार ये स्कैनर में होते हैं, कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग या जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं स्कैनर में रहते हैं जनता की, इसीलिए चाहते हैं कि वो एक साथ इलेक्शन करवा दें। ठीक है, इसलिए चाहते हैं एक साथ इलेक्शन करवा दे, लेकिन बार बार अलग अलग समय पर इलेक्शन होने से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो इसको नहीं चाहते हैं कि अलग अलग समय पर इलेक्शन हो। तो ये कारण होता है। अब चौथी बात ये हो जाती है, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो ये बहुत टफ है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव जो है वो इसी साल हुए हैं, और अगर कर्नाटक 2023 की बात करें और 2024 की अगर हम बात करते हैं तो उसको 4 साल, अगर हम चाहें, सरकार चाहे कि एक साथ सब इलेक्शन हो, तो कर्नाटक के 4 साल कम करने पड़ जाएंगे, तमिलनाडु के 2 साल कम करने पड़ जाएंगे। तो यहां पर अलग अलग जो विधानसभा के टेन्योर जो 5 साल के थे उसको श्रिंक करना पड़ जाएगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से नए इलेक्शन करने पड़ेंगे और नए तरीके से चुनाव की नीतियां यहां पर बनानी पड़ेगी। तो ये करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनता ने विश्वास करके उस सरकार को उस राज्य में 5 साल के लिए बैठाया था, और अगर केंद्र सरकार उस सरकार को उस राज्य से उसके 5 साल में से 4 साल खत्म करके 1 साल छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं पे जनता के साथ विश्वासघात भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ होगा ये मामला, इसको लागू करना। और अगर मान लेते हैं, अगर हमने मान भी लिया कि चलो लागू कर देते हैं, लागू कर भी दिया गया, इस 2024 में एक साथ लोकसभा के चुनाव हो गए और विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज कर लिया गया।
मान लीजिए कि 2025 में किसी और राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ, मतलब वहां पर सरकार बहुमत नहीं दिखा पाई, गिर जाती है, भंग हो जाती है, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, किसी और राज्य में 2026 को हो जाता है, तो जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो वहां पर फिर से इलेक्शन करने पड़ेंगे, और जब फिर से इलेक्शन होंगे तो 2026 में नया इलेक्शन होगा किसी राज्य में, 2025 में नया इलेक्शन होगा किसी और राज्य में, तो फिर से ये साइकिल बिगड़ जाएगी और सरकार को फिर से इनके साल कम करके फिर से नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होगी, एक बहुत ऐसी प्रक्रिया होगी जिसका लोग बहुत बढ़ चढ़कर विरोध करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों पे। तो ये जो बेनिफिट थे वन नेशन वन इलेक्शन के और जो अपोजिशन के द्वारा किया गया जो विरोध था, ये दोनों चीजों को मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये फैसला आपको करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रोसेस है इसको लागू करने से ज्यादा फायदा होगा कि ज्यादा नुकसान होगा, कि आपको क्या लगता है कि इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप अगर किसी और विषय पर ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियोस आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं इस पर और भी वीडियोस लेकर आ जाऊंगा जिसको आप देख के अपने इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और साथ में एक और छोटी सी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी एक जिक्र किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो क्या ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या ये एक संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? ठीक है, तो इसके बारे पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक करेंगे, अपना प्यार जरूर देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेदास इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।